पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं छोड़ रही हूँ। करतूत इनके बहुत सारे हैं, उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, इज्जतदार खवातीन, मैं सारे भाइयों से भी कहती हूँ, वालिदैन से भी कहती हूँ कि आपकी बच्चियों, हमारी माओ, हमारी बेटियों की इज्जतें जो हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। आज पीटीआई को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नाजरीन, आज तो एक ही कहानी बड़ी है, तो 3 मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेके एक बड़ी कहानी, और हो सकता है दूसरी कहानी जो हमारे वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं उन पर कुछ थोड़ा सा तबसरा हो। लेकिन सबसे बड़ी आज की कहानी जो है वो आयशा गुलेलई साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात पीटीआई पर लगाए हैं। हम लोग तो बहुत दिन से ऐसी बातें कर रहे थे। कुछ इजाफी बातें उन्होंने कही हैं ख़वातीन की इज्जत के हवाले से, टेक्स्ट मैसेजेस के हवाले से, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, ये बातें ज़रा स्कैंडलस ज़्यादा होती हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर जो आम एक काम करने वाला कारकुन है उसकी जो तजलील है उसका जिक्र किया, पख्तून की इज्जत का जिक्र किया, करप्शन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया, बिलखुसूस वज़ीर आला की करप्शन का जिक्र किया, और जहांगीर खान तरीन के कुछ लीजेस का जिक्र किया, और ये दावा किया कि इन तमाम चीज़ों के ज़रिए इमरान खान साहब का किचन चलता है। इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात लगाएं। यहीं से बात शुरू करते हैं। खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो खोखर साहब, आपने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं तो अभी डाइजेस्ट कर रहा हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू किया जाए, तो आप क्या तबसरा करेंगे? फिर चौधरी साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर तबसरा क्या करना है? उनकी अपनी रुकन है, रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात की जो बौछार की, वो सारे ही बड़े परेशान कुन है। उनसे हर आदमी, हमारा जो माशरा है, हर आदमी उससे परेशान हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ जिससे बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो खवातीन की इज्जत है उसकी उन्होंने तारीफ की, उसको उन्होंने सराहा, और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये भी कह डाला कि खान साहब अपनी जो पर्सनल मीटिंग्स हैं उसके अंदर एक दफ़ा उन्होंने अपने खुद कानों से सुना जो खान साहब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में पता नहीं क्या रिमार्क उन्होंने दिया। तो दुख हुआ कि चले, एक खातून है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुर्बानी दी, आराम से घर में बैठ सकती थी। एक उनके ऊपर हमला हो चुका था, 150 से ज्यादा लोग उसके अंदर शहीद हो सकते थे, बाहर निकलने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी निकली। एक तवील उनके बारे में अब मैं क्या कहूं। तो असल रिस्पॉन्ड तो इस पे फवाद साहब भी करेंगे कि ये सारे जो इल्जामात लगे और बड़े सीरियस एक करप्शन का नैरेटिव लेके पीटीआई चली, और उस करप्शन के नैरेटिव की आज उनकी अपनी जो रुकन है उन्होंने धजियां बिखेर दी हैं। जवाब जो है वो देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। पहली बात तो है कि जाहिर है, पहली बात तो जरा इसका पर्सपेक्टिव एक देख लिया। पहली बात तो इसमें एक बात तो तय हो गई है कि पीएमएलएन को यकीन हो गया है कि जो अदालती केसेस हैं उनमें तो इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, लिहाजा ये बड़ी चीप पॉलिटिक्स होगी कि देखिए ये अब ये तो कोई बात ना हुई कि आप हर चीज पीएमएलएन के जिम्मे लगा दें, तो वैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट पर आ जाए ना। जी, मैं कंटेंट्स पे आता हूँ। पहले 1986-87 में एग्जैक्टली इन्होंने यही काम बेनजीर भुट्टो के साथ किया और उनके ऊपर इंतहाई चीप पब्लिसिटी कैंपेन लॉन्च की पीएमएलएन ने। 1996 में जब इमरान खान ने आए उस वक्त भी पीएमएलएन ने यही काम किया, और अब माशाल्लाह फिर कतरी खत की तरह वही पुरानी पॉलिसी जो है वो लेके आ गए हैं। अमीर मुकाम ने मुलाकात की, जिम्मे डाल रहे हैं। मैं आपको पूरा वाकया तो बता लूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अमीर मुकाम ने मुलाकात की, इनके ये जो हैं खातून, इनके वालिद साहब से, जो दाढ़ी वाले साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ थे, और इंटरेस्टिंगली रिहाम खान के एक दो बड़े करीबी लोग वो भी उनके साथ थे, और उसके साथ जो लोग हैं वो जियो के जो लोग जो कि कवर नहीं करते हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो भी उनके साथ थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब पूरा मुल्क शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इलेक्शन देख रहा था, जियो टेलीविजन उस वक्त जो ये हैं आयशा गुलेलई, इनका इंटरव्यू कर रहा था, और उन्होंने भी किसी और टीवी को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और जियो पे सिर्फ जो है वो इंटरव्यू दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि कैसी कोरियोग्राफ्ड कैंपेन है जो उन्होंने की।
फिर जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की वो एक इंतहाई कह लें कि बेशर्मों वाली गुफ्तगू थी, उसमें कोई गैरत वाली बात समझ नहीं आई। वो 2013 से वो कह रही है कि उन्होंने मैसेजेस जो हैं वो रखे हुए हैं अपने पास, और वो ये फरमा रही हैं कि 2013 के मैसेजेस जो हैं वो अब वो कह रही है वो लंदन का कल्चर इमरान खान लाना चाह रहा है। इनकी अपनी बहन जो है मारिया तोपगई, जिनका मुझे बहुत एहतराम है, वो स्क्वाश खेलती हैं, निक्कर पहन के स्क्वाश खेलती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो लंदन का कल्चर इतना बुरा है तो वो पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर ये बात क्या कर रही है? और फिर वो कहते हैं जो है चले बर्दाश्त नहीं करते, यानी अगर वो बेगैरत, अगर ये काम जो है ये बात कर दे तो ये आप कह रहे हैं गैरत की बात नहीं की है। वो ये कह रही हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर वो कह रही है ये पख्तून गैरत ये गवारा नहीं करती है, ये पख्तूनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने जो बातें की हैं वो बेगैरती की बातें की हैं। और 4 साल वो 2013 से लेके अब तक वो बैठी रही हैं। 6 महीने पहले अगर वो इतनी बड़ी गैरत वाली थी तो 6 महीने पहले उनका काम था कि वो ये जितनी बुरी लीडरशिप ने, जितनी बुरी पार्टी ने ये सीट उनको तोहफे में दी है, वो कलेक्ट होके नहीं आई हुई, पार्टी ने उनको सीट दी हुई है, उससे रिजाइन करती पहले और फिर अपनी उन्होंने जिस तरह के इल्जामात, घटिया इल्जामात लगाने थे वो लगाती और पता चलता। फिर जो करप्शन के इल्जामात हैं उनके ऊपर भी 4 साल वो सोई रही हैं, उनको नहीं पता चला, कुछ नहीं हुआ। जब ये जजमेंट आ गई है, पैनामा का मामला आ गया है, उस वक्त उनको अचानक ये ख्याल आया कि यहाँ पे तो करप्शन हो रही है, और वो खड़ी हो गई हैं और उन्होंने जो है वो इल्जामात लगाने शुरू कर दिए जहांगीर तरीन के ऊपर और परवेज खट्टक के ऊपर। खोकर साहब, इस प्रोग्राम में बहुत लंबा वक्त है, जरा चौधरी साहब को कर लेने दीजिए बात, अब हम सुन लें वो क्या कह रहे हैं। जी कहिए आप। जी, जो इल्जामात वो लगा रही हैं उनको 4 साल बाद ये ख्याल आया है कि हमने, असल में सिर्फ हुआ ये है PMLN ने अमीर मुकाम को इस काम के ऊपर मामूर किया, उन्होंने इनसे सौदा तय किया, उस सौदे के नतीजे में आज उन्होंने आकर के इमरान खान के ऊपर ये सारी जो गुफ्तगू है वो की है। ना इसका कोई सर है, ना पैर है, ना इसकी कोई हैसियत है, ये इस्तेमाल हो रही हैं। इनको ये नहीं पता कि इन जैसी खवातीन का जिस तरह से वो इस्तेमाल हुई है, इनकी टोटल उम्र 24 घंटे है या 48 घंटे है। हमारे पास भी आयशा अहद आती है और वो कहती है कि अपना वो उनके ऊपर भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे पास और रोजाना खवातीन आती हैं PMLN के लोगों के लेकर के कि ये है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं हैं जितना कि ये PMLN अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। और जिस तरह की आयशा गुलालाई ने आज बात की है उस पर उनको तो खैर मुझे लगता है कि शर्म है ही नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को जरूर शर्म आई है। PTI अपनी जगह के ऊपर खड़ी है, हमें पता है कि और भी इस तरह के मामला इन्होंने तय किए हुए हैं, पैसों के मुंह खोले हुए हैं, और देखते हैं आगे किस तरह के स्कैंडल्स आते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम जिधर जा रहे हैं हम उधर ही जाते रहेंगे, इन इल्जामात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब देखें, आपने मुझे तो रोक दिया। जी मैंने रोक दिया, मैंने उनको जी मैं क्या मैंने शुरू में रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि अवाम सुन लें। यानी ये खातून है, आप जो भी उनको समझें, 4 साल इनकी कॉलीग रही हैं, इनकी बहन रही हैं, सबकी इनकी लीडर रही हैं, इनके लिए लड़ाई भी करती रही हैं, इनके लिए सड़क के ऊपर खड़ी हुई हैं। आज इन्होंने उनके मुतालिक क्या कहा? बेशर्म, बेगैरत, घटिया, इसकी बहन निक्कर पहन के स्क्वाश खेलती है, सौदा कर लिया, सौदा हो गया। इन जैसी खवातीन की उम्र 24 घंटे से 48 घंटे होती है और शर्म इनमें है ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, शायद मैं इस पे, जी कहिए, आप कहिए, आप कुछ और कहना चाहें तो आवाम सुन रहे हैं, बताइए। जी शायद इससे भी कम हो। कहिए तो कहिए। लोग इतने पैसे लेके और इस तरह के इल्जामात लेके आएंगे, उनकी उम्र इससे भी कम होगी, आप देखिएगा। चलिए, अब ये बताइए मुझे कि ये जो, एक तो हमें सोचना है कि हमारे प्रोग्राम की नौइयत क्या है। हमारा क्या ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम बैठ के, बजाय इसके कि हम बात करें कि भाई इसके मसाइल क्या हैं, हमने तो बात शुरू की कि ये तमाम, इनमें से बेशुमार इल्जामात खोकर साहब बहुत दिन से लगे हुए हैं। ये जो इनके ऊपर इल्जाम लगा, आज उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने पहले जिक्र किया उसका एहतसाब कमीशन का, वो तो मैं भी कई मरतबा कर चुका हूं, हम कई दफा अपने प्रोग्राम में पॉइंट आउट कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने माइनिंग की, जी 2 माइनिंग की उन्होंने लीजेस का जिक्र किया, तो ये जिक्र तो 8, 10, 50 प्रोग्राम्स में हो चुका है। उन्होंने दीगर जो करप्शन के मामलात जिनका जिक्र किया, इनके अपने एक वजीर जो हैं वो तमाम उन चीजों का जिक्र जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर करते हैं।
उन्होंने ये कहा कि खवातीन को टेक्स्ट मैसेजेस जाते हैं, चलें उसको आप इग्नोर कर दें अगर आप करना चाहें। एक औरत है, अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती है तो आप उससे उसका हक छीनना चाहते हैं कि वो आवाज बुलंद करे, क्योंकि अगर वो करे तो वो अमीर मुकाम ने उसको पैसे दे दिए हैं, चलें आपकी मर्जी। लेकिन ये क्या गुफ्तगू है? पहले तो प्रोग्राम के हवाले से मैं तो आयशा गुललई की बात करना चाहता था। मैं तो आज ये सोच रहा हूं कि हमारे ये प्रोग्राम की नौयत क्या है। आप इस पे तबसरा कीजिए, मेरे पास तो आगे क्या कहने को। देखिए फवाद भाई, ठीक है, हम सारे इस तरह की जो पॉलिटिकल गुफ्तगू है उसमें हम अपने पॉइंट स्कोरिंग तो हम चले करते ही हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे मैंने कंटेंट के बारे में पूछा था, और बजाय इसके कि आप कंटेंट के ऊपर जवाब देते, आपने आयशा गुललई के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी बहन को बीच में ले आए, फिर अमीर मुकाम को ले आए। पूछें किस कंटेंट मैंने आपसे जो सबसे पहला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो आपसे मैंने ये पूछा था कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के बारे में जो गुफ्तगू हुई, क्या ये वाकई हकीकत है, इस तरह की हुई या नहीं हुई? दूसरा मैंने आपसे माइनिंग के हवाले से पूछा था, माइनिंग के हवाले से पूछा, और बेनजीर भुट्टो शहीद के ऊपर अब मेरी बात पूरी सुन लेना, उनकी पब्लिक ओपिनियन है, पता नहीं है प्राइवेट कहां पे मिलती रही है। पूरा आप सवाल सुन ले। ये क्या गुफ्तगू है कि पता नहीं प्राइवेट कहां पे मिलती रही है? आप क्या गुफ्तगू चौधरी साहब कर रहे हैं? ये क्या गुफ्तगू है यार? एक खातून के मुतालिक आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? आपको कोई तरीका नहीं, कोई गुफ्तगू के लिए मीडिया कोई हमने बात नहीं की। वो बुरी बात नहीं है। चौधरी साहब यहाँ पे बैठ के मीठी मीठी बातें करके हमें सुना रहे हैं। चौधरी साहब ये बुरी, चौधरी साहब भाई उसने कैटेगोरिकली और क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं मुस्लिम लीग में नहीं जा रही। आप उनको समझाए। चौधरी साहब हमारी पार्टी में तो वो नहीं आई है, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं मुस्लिम लीग में नहीं जा रही। करना करे वो, चाहे जो अभी वो कह रही है पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी छोड़ी क्यों थी? फिर पीपल्स पार्टी की तारीफ उन्होंने इस हवाले से की कि वहां पे खवातीन को खैरियत है, खवातीन का मुकाम है, खवातीन उस पार्टी को लीड करती रही है, उस खवातीन और जो हरासमेंट जो उन्होंने फेस की है जो पीटीआई के अंदर, और हम तो इस्लामाबाद शहर में बैठे हमें ये सारी चीजें पता है, और अगर आप भी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कह दें कि जो वो बातें कह रही है वो गलत है, कह दें आपको भी इन चीजों का पता है। टोटल बकवास कर रही है, कोई इसमें है जो इसमें टोटल बकवास है। इसलिए कि उनकी जो गुफ्तगू है, जिसमें वो कह रही है कि मैं 2013 से जी मैं रख के बैठी हुई हूं, उनको करप्शन का ख्याल 4 साल पहले क्यों नहीं आया, 2 साल पहले क्यों नहीं आया? चलिए एक मिनट, हमें कुछ अभी दोबारा, जब 6 महीने रह गए हैं। एक मेरे ख्याल में इस सेगमेंट का वक्त खत्म। एक सेकंड ठहरिए। चौधरी साहब सेगमेंट का प्रोग्राम, इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्विजिशंस दैट हैव कम फ्रॉम हर, और वो सीरियस एक्यूजेशंस है, व्हाई शुड परवेज खटक रिजाइन? जब वो अभी तक परवेज खटक की ये स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आई कि मैं बतौर सीएम मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, करप्शन का बड़ा नैरेटिव लेकर हम चलते हैं, मैं अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश करता हूं, परवेज खटक की स्टेटमेंट क्यों नहीं आई अभी तक? आप उसको कह रहे हैं कि वो रिजाइन करें? उसके ऊपर इल्जाम है क्या? उसने जो परवेज खटक के ऊपर इल्जाम लगाए कि इमरान खान का किचन चला रहा है, माइनिंग के ठेके जहांगीर करीम ने लिए, उसने अपने कजन नेपोटिज्म की जो मिसालें दी हैं वो सारी एविडेंस लेकर सामने आई है, तो परवेज खटक की स्टेटमेंट ये ठेका है जो आप बताइए, आप दीजिए, आप बताइए कि उन्होंने कौन सा ठेके का कहा है, बताइए। उन्होंने जो माइनिंग के लीज के जो डॉक्यूमेंट्स वहां दिए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया, तो आपका क्या ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर को एक भी स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने इस सेगमेंट का। चौधरी साहब जो है अभी तो उनकी स्टेटमेंट खत्म हुई है ना, अभी ये गुफ्तगू चलेगी। नैब किसके पास है? वफाकी महकमा है, इसको करें। आप बताएं वहां पर एहतसाब कमीशन है। खोकर साहब एक मिनट ठहरिए। खवातीनो हजरात, इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है, इस पे हम और भी बात करेंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं जिस तरह की गुफ्तगू यहां पर हुई है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मेरे दिल पे बहुत गरां गुजरे और मैं बेहद शर्मिंदा हूं इस बात पे, इस गुफ्तगू के ऊपर। एक औरत ने एक इल्जाम लगाया है हमारे मुआशरे में, क्या यही औरत का मुकाम है कि वो बात ना कर सके? अगर वो बात करे तो इस तरह के अल्फाज, बेशरम, बेगैरत, घटिया, निकर पहन के स्क्वाश खेलने वाली जिसकी 24 घंटे से ज्यादा एक उम्र नहीं है, मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में आते हैं। बहुत शुक्रिया। जी
जी आज इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी तकरीबन जो बहस है वो मुकम्मल हुई और ऐसे रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आए कि आप एक ऐसे मामले के ऊपर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन चाहते हैं जिसमें सब्सटेंस नहीं है। ये सारे मामला चल रहे थे और अखबारों में यही जीनत बन रहा था कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं कि इस वक्त शाम को आयशा गुलालाई नाम की एक खातून जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। वो MNA है KP से तहरीक इंसाफ की और उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि परवेज खट्टर, जहांगीर तरीन, इमरान खान सारी PTI करप्ट है। 4 साल से अलबत्ता मैं उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर MNA हूं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने बाकी जो गुफ्तगू की वो भी आपके सामने, उन्होंने मॉरल करप्शन के ऊपर बात की, उन्होंने औरतों की इज्जत ना होने के ऊपर बात की। मुझे नहीं समझ आई कि उनकी इज्जत नहीं थी तो वो 4 साल इस पार्टी में कैसे रही, लेकिन अब जब 6 महीने रह गए उनकी सीट खाली होने को तो उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल आ गया। उनको यह ख्याल भी आ गया कि लंदन का कल्चर यहाँ पे नाफिज हो रहा है और उनको यह ख्याल भी आ गया कि पख्तून गैरत का सवाल है कि वो आप जागें। और इसी के ऊपर अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब गुफ्तगू को जारी रखना चाहते हैं। वो मेरा ख्याल था शायद खाकान अब्बासी साहब की वजारत उज़्मा भी अहम है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को लगता है कि 45 दिन के वज़ीर आज़म के ऊपर क्या बात करनी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, उस वजीर आजम के ऊपर क्या बात करनी जी जिसके आपने अपना जिसके इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट खड़ा किया बड़े ढोल धमके के साथ, शेख रशीद साहब, और उनको वोट देने के लिए भी फिर इमरान खान साहब वहां पर तशरीफ नहीं लाए, तो उसके ऊपर क्या बात करनी। अगर उस मामले की इतनी अहमियत होती तो इमरान खान साहब यकीनन वहां पर मौजूद होते, असेंबली के अंदर उसकी कार्रवाई का हिस्सा बनते, वहां पर वोट देते अपने खड़े हुए कैंडिडेट को, लेकिन आपने वहां पर आना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि ये तो सारा मामला ही आपके लिए बेतौकीर है, ना ऐवान ना कुछ, बात जमहूरियत की, बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, लेकिन वहां पर आना भी मुनासिब आपने नहीं समझा। अब हम वज़ीर आज़म को जो कि रेलू कट्टे के तौर पे लाया गया है उनको क्या वोट देना करना। मैं तो जबान के ऊपर से रिकवर कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम रेलू कट्टा है, औरत बेगैरत, घटिया, बेशरम है। अवाम सुन रहे हैं। आपने जिस गैरत का पठानों की जिक्र किया, आपके ख्याल में वो आपकी गुफ्तगू से भी नहीं जागेगी अगर उस औरत की आबाद से नहीं जागी? आप समझते हैं कि आप लोगों की माओ, बेटियों, बहनों को टेलीविजन के ऊपर आके नंगी गंदी गालियां निकालेंगे और पठानों की इज्जत नहीं जागेगी? एक एक मेसना उधर रखा हुआ है, आबद शेली, राना सनाउल्लाह और अब आयशा गुलालाई और जावेद हाशमी, वो जाहिर है कि आपके लोग थोड़े। ये है कि आपने इस पूरे पनामा केस के दौरान बड़े मुदल्लल तरीके से आपने गुफ्तगू की, आपने अपना केस उजागर किया, आपने उसको बयान किया लोगों के सामने, तो लोग आपकी मुदल्लल गुफ्तगू को पसंद करते हैं। लोग इस तरह की गुफ्तगू, अगर आप भी उनकी सफ में खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप उनसे इतना ही मुतासिर हैं तो फिर आप वो गुफ्तगू क्यों करेंगे? आपसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक मुदल्लल तरीके से अपना बयानिया देंगे, लेकिन आपने अभी जिस तरीके से इसमें प्रोग्राम में अपना लिया है, लेकिन इस आज तो कोई हमने तो किसी ने कोई सख्त बात नहीं की इस प्रोग्राम के ऊपर, और उस खातून ने भी कोई सख्त कलामी तो नहीं की। हमने तो आयशा गुलालाई के ऊपर बात की। देखें बात सुने जरा, एक सेकंड ठहरिएगा। और मैंने तो सिर्फ ये पॉइंट उठाया है कि 4 साल वो कहां सोई रही, मैं बताता हूं, उनको करप्शन नजर नहीं आई। आप 6 महीने पहले उन्हें, और आज क्यों? देखिए मुझे साथ भी आप लोगों ने यही किया, यानी कि जब आपकी पार्टी की रुकन थी टीवी के ऊपर आकर मुख्तलिफ चैनल्स पर मीडिया में आपको डिफेंड करती थी, और जिस वक्त जैसे ही उसने आपकी पार्टी छोड़ी तो उसके बारे में जो कुछ आप लोगों ने किया कि ये थी कौन, शुक्र है खुदा का जान छूटी, इस तरह की बातें करके उसको एक तज़ीक का निशाना बनाया, और फिर उसी तज़ीक के निशाना बनाने पर आप सारी PTI को माफी मांगनी पड़ी। तो आज मैं जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उन्होंने आज क्या बात की? उन्होंने औरतों की इज्जत की बात की है। इससे पहले आपने जितने प्रोग्राम्स होते रहे, जो जलसे होते रहे, उसमें खवातीन के साथ जो सलूक रखा गया है, जिसके ऊपर कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं, हम भी कर चुके हैं। हमारे ही जलसों में औरतें आती हैं, आपके और आपके जलसों में तो औरतें मुंह ही नहीं करती, मगर लोग भी मुंह नहीं करते, लेकिन औरतें तो आती ही नहीं। चौधरी साहब देखिए, बात तो मेरा भी उन बेचारी टीचर्स के जिनको जबरदस्ती वहां पे आने का मजबूर किया जाता है। चौधरी साहब ये तो इलेक्शंस में पता चलेगा ना, लेकिन अभी तो आपको मेरी बात, मुझे भी तो बात करने का उतना ही हक है जितना आपको है इस प्रोग्राम में। ये तो नहीं हो सकता कि आप बात करें और मेरी बात काट दें। पहली बात तो ये कि औरतों की इज्जत के हवाले से ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आज इल्जामात लगे हैं उनके ऊपर, ये नई बात नहीं है, ये पहले भी इल्जामात उन पर लग चुके हैं। दूसरी उन्होंने जो बात की वो की थी कि करप्शन हो रही है, था बिलियन ट्री सुनामी जो लग रही थी उसके अंदर पीछे भी आप ही थे। चलें यार, हम ही होंगे, हर चीज के पीछे हम हैं, आपकी तमाम करप्शन के पीछे हम ही हैं, मगर उन्होंने वो जो बिलियन ट्री सुनामी है उसके अंदर करप्शन का जिक्र किया। को पकड़ना आपने है, फेडरल गवर्नमेंट आपके पास। भाई बात चौधरी साहब, आप इस तरह नहीं इंटिमिडेट कर सकते, ये कोई मसला नहीं है। ये मैं भी आपकी तरह आवाज बढ़ा सकता हूं, आपको मुझे बात करने देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि प्रोग्राम सिर्फ आप ही इस पे बात करते रहें।
दूसरी बात उन्होंने किया एहतसाब कमीशन की। एहतसाब कमीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। तीसरी बात उन्होंने किया माइनिंग के अंदर करप्शन की। यह बात पहले भी हो चुकी है, इसके ऊपर बेशुमार प्रोग्राम्स हो चुके हैं। और बजाय इसके कि कंटेंट का जिक्र किया जाए, औरत के साथ ये सलूक तो तारीखी तौर पे किया गया कि उसने जब आवाज उठाई है उसके किरदार पे हमला किया गया ताकि उसकी बात का वजन खत्म हो जाए। आपके चीखने से क्या उसकी बात का या गाली निकालने से वजन खत्म हो जाएगा? तो हमारे पास वो ज़ियाउल्लाह अफरीदी, पैसों से वजन बनता ठीक है भाई, हमारे पैसों से ही बनता होगा, मगर आप औरत की तजलील हमारे पैसों से मत करें। आपके मुझे ये इस प्रोग्राम के जरिए आप औरत की तजलील नहीं कर सकते। लग रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने क्या किया है 4 साल में? आप 4 साल से हुकूमत में थे, ऊपर प्रोविंशियल एहतसाब कमिश्नर को एक्शन हमारे साथ ज़ियाउल्लाह अफरीदी, ठहरिए भाई, ठहरिए, एहतसाब कमिश्नर तो खत्म हो गया। फेडरल FIA किधर थी? आपकी नैब किधर थी? आप लोग सोए क्यों हुए थे? जरा हमारे साथ इस वक्त ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब हैं, बताने लगे सिर्फ उस वक्त करप्शन होती है, उस वक्त करप्शन होती है हमारे साथ जब आपके ऊपर बुरा वक्त आए और कोई बोले तो उस वक्त करप्शन होती है। उनकी तरफ चलते हैं। जरा ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब से सुनिए, वो भी इसी तरह की गुफ्तगू करते रहे। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आयशा गुलाली की, जरा आप भी जरा आप बताइए हमें जरा ये बैकग्राउंड, 1000 ट्री सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, एहतसाब कमीशन, माइनिंग और कुछ आपने जो बातें की हैं, ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, सबसे तो उनसे तारुफ तो ले लेना, वो क्या है यार, बात करने दें। फवाद भाई, आप बात करें, आप ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब आप अपनी बात करें। मैं करता हूँ जी। फवाद, आप वही फवाद है जो परवेज मुशर्रफ और नहीं, ये बात मत करें जी। अगर मैं उस बात के ऊपर नाला हूं तो ये भी मुनासिब बात नहीं। आप ज़िया अफरीदी साहब वही आदमी है जो कि अरेस्ट हुए थे एज ए सिटिंग मिनिस्टर? बिल्कुल जी, जिसको आप लोगों ने ड्रामा एस्केप बोर्ड बना के और मुनाफिकत शुरू की जलसे जुलसे में और अपने बगल में गिरफ्तार हुए थे। ज़ियाउल्लाह साहब, आपके ड्रामा कमीशन ने ज़ियाउल्लाह अफरीदी पे ₹1 का चार्जशीट नहीं लगाया। लेकिन ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, आपको हमने बुलाया है तबसरा सिर्फ कॉन्टेंट पे। नहीं, सुनिए मेरी बात, आपको हमने बुलाया। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब ने गिरफ्तार कराया जिसको करप्शन में उसके बाद जवाब दे दें। जो आप जैसे पपेट होते ना, आप जैसे मैं परवेज खटक से और मैं आपसे पहले PTI का टाइगर हूँ। मैंने तहरीक इंसाफ के लिए जेल गुजारी, लेकिन उस एहतसाब कमीशन के नीचे जो एक पपेट और एक ड्रामा था, जो परवेज खटक जैसे। अच्छा, आपका इल्जाम क्या था यार? ये क्या इल्जाम ये था कि मैंने परवेज खटक के साथ लड़ाई की थी खान साहब के सामने। क्या बात वो कमीशन जिसको आज ताले लगे हैं, उस कमीशन ने मुझे उस कमीशन को जिसको खान साहब ने बड़े बड़े ताले लगाए हैं, और उस जनरल ने जिसने परवेज खटक को डाकू कहा हुआ है, उस कमीशन ने मुझे गिरफ्तार किया। और वही परवेज खटक जिसको आज आतिफ खान, शहरान तरके, उसको और आयशा गुलाले और बहुत सारे मैनेजर उसको चोर के रहे, उस कमीशन ने मुझे गिरफ्तार किया था। तो होगा आपका इख्तिलाफ होगा। अच्छा अफरीदी साहब, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये जो आयशा गुलाली ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज्यादा नजरियाती नहीं है, उसके अंदर उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया। जरा माइनिंग की हमें कहानी बताइए, माइनिंग की क्या करप्शन की दास्तान? माइनिंग की अरबों रुपए की करप्शन पर डड्डू जिन साहब को गिरफ्तार किया गया करप्शन में, उनसे पूछेंगे हम कि वो बताएंगे करप्शन के। चलिए उनको बताने दें क्या इल्जामात उन पे लगे थे। बताइए जी, क्या केस है माइनिंग का? आप तो तर्जुमान रहे हैं उन करप्ट लोगों के। तो आपसे ज्यादा मैं नजरियाती हूँ। आपके क्या, आपके 2 दिन हो गए PTI में, आपने मुझसे ज्यादा कुर्बानी की। आप एक दिन जेल नहीं गए तहरीक इंसाफ के लिए। आप बताइए ना कि आप पे इल्जामात क्या थे? मुझ पे आप गिरफ्तार क्यों हुए थे? आपके ऊपर प्रिसाइज इल्जाम क्या था? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल, एक मिनट ठहरें। आप सिर्फ हमें ये सर 1 मिनट ठहरें। हाँ, आप हमें ये बताएं कि ये माइनिंग केस की करप्शन क्या है, और प्लीज फवाद साहब उनको बात करने दीजिए। केस की एक बहुत बड़ा स्कीम आने वाला है। 4 साल वफाकी हुकूमत सोई रही। चले बात कीजिए आप। देखिए जी, आप लायर होती भी आपको ये समझ नहीं है, अनपढ़ जैसा बंद है। देखो, जब एक एजेंसी एक चीज टेकअप करे तो दूसरी उसको नहीं ले सकती। मगर आप हमें करप्शन का बता नहीं रहे, आपसे करप्शन का पूछ रहे हैं। आप दोनों मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी बताइए आप। ये फवाद को मैं कह रहा हूँ कि देखो, फवाद जब एक एजेंसी एक चीज टेकअप करे तो दूसरा नहीं करवा सकता। दूसरी बात ये कि परवेज खटक ने जब इरिगेशन के मिनिस्टर थे आपकी हुकूमत में, फवाद जब आप पीपल पार्टी में थे, उस हुकूमत में परवेज खटक
मिनिस्टर थे इरिगेशन के, उन्होंने तंगी माइनिंग की एक लीज अपने रिश्तेदार को ग्रांट की जो अरबों रुपयों की थी। उस झूठी केस में मुझे बचपन में भी उन्होंने कुछ किया होगा जी यार, जब इरिगेशन मिनिस्टर थे या क्या थे भाई, बात तो करने देना उनको, आप बात क्यों नहीं करने दे रही फवाद? आपके पास छुपाने के लिए क्या है? आपकी वजह से आप बार बार टोक रहे हैं। आपने छुपान आप अनपढ़े फवाद, मैं आपको किस तरह समझाऊंगा? नहीं यार, ये गुफ्तगू ना करें आप प्लीज, ये हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू ना करें। मलिक साहब वो समझने की कोशिश करें। नहीं, आप सिर्फ कंटेंट की बात करें, किसी को अनपढ़ हमारे प्रोग्राम में नहीं करें, वरना हम आपका काट देंगे। हमने आपको दावत दी है, एक आप मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, आप वो जबान ना बोलें ऐसी। आप लोग सुनते नहीं। जी बताइए। देखो जी, इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्हीं की सिफारिश पे उन्हीं के रिश्तेदार को तंगी क्रोमाइड की लीज उसको ग्रांट हो गई। 2008 से उन वक्त गलत हुई थी। 2008 में तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं थी भाई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। बैठे हुए मुस्तफा साहब जवाब दें। मेरी बात सुने ना जी, आप भी उसी काबीना का हिस्सा थे, आप भी वैसे जवाब दे सकते हैं। कौन? नहीं, मैं फवाद की बात कर रहा था। फवाद नहीं था 2008 में। 2008 में कहां था? 2008 चले आप उनको जवाब तो देने देना। अभी 2008 में उनके खत पे वो लीज ग्रांट हो गया। 2008 से वो काम कर रहे हैं। हमारी जब गवर्नमेंट बनी तो उसी केस में बनीगाला में लड़ाई करके अगले दिन मुझे गिरफ्तार कर दी। ये मेरा इल्जाम था कि मैंने खान के सामने परवेज खटक की करप्शन की कहानी खोल दी। ये मेरा इल्जाम था फवाद। आप मेरी बात समझ आएगी आप? और ये दूसरा इल्जाम जो लगाया है के सामने तो रोज आके आप अपनी पॉलिटिक्स रोते हैं और वो कहते हैं कि आप फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, तो उसके ऊपर लोग अंदर हो जाते हैं क्या? वो तो रोजाना लोग आते हैं अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे बात करते हैं। जी चले आप एक काम करें ना फवाद भाई, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके किसी भी चैनल पे आप इमरान खान, असद उमर, जहांगीर तरीन मेरे साथ बैठ जाए, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। आप केपी वालों के साथ करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, आप उनके साथ आफरीदी साहब ये बताइए, एक दूसरा इल्जाम है जो उन्होंने जहांगीर तरीन पे लगाया है करप्शन का, जिसपे वो कह रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो क्या सिलसिला है? जी, वो जहांगीर तरीन की इधर माइनिंग की लीज है मानसरा में भी, और ये जो हेल्थ में उनकी वो की NGO चल रही है वो पुरानी है परवेज मुशर्रफ के वक्त की, उनके बड़े जिसकी बुनियाद पे शौकत यूसुफजई को हटाया था। और साथ साथ अभी जो स्कैम आ रहा है जी माइनिंग डिपार्टमेंट में, सीमेंट इंडस्ट्री को जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लीज दिए गए हैं, वो बहुत बड़ा स्कैम है माइनिंग में। और उसमें अच्छा, तो आप ये सब कुछ बना के आप नैब को या FIA को एप्लीकेशन क्यों नहीं दे रहे, ये बताइए भाई? उनके आपके एहतसाब कमीशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट, इंक्वायरी सब कुछ है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते भाई? वो आपने बताए जब एक वफाकी इदारा मौजूद है तो वफाकी जुरिस्डिक्शन जो है वो नीचे की करप्शन, आप वफाकी इदारे को इस्तेमाल करें, वहां पे PMLN बैठी हुई आपके केस को परसू भी अच्छा करेगी, आप क्यों नीचे में जाना चाहते हैं? आप FIA में आप फवाद भी फिर आप वो जाहिल वाली बात करें। मेरी गुजारिश है, जब एक एजेंसी केस टेकअप करे तो फिर दूसरी नहीं ले सकती। ओ भाई भाई अकलमंद पढ़े लिखे भाई, जब प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल एजेंसी जो है वो वफाकी एजेंसी के मातहत होती है, वफाकी कानून प्रिवेल करता है। आप वफाकी कानून के पास जाएं, डॉक्टर मुशर्रफ मलिक साहब आपकी मदद भी कर सकेंगे। आप क्यों बैठे हुए 4 साल से नीचे? फिर आपकी एहतसाब कमीशन की क्या जरूरत थी जब मैं यहाँ थी? तो वो प्रिवेल करे ना। एहतसाब कमीशन तो आपने मान लिया ना, मैंने और आपने मान लिया, हमने मान लिया कि एहतसाब कमीशन बेकार है, चले बेकार हो गया, आप ऊपर आए, आप क्यों बैठे हुए अपने? अगर आप ये मान रहे हैं कि एहतसाब कमीशन बेकार हो गया, तो जिस सूबे के अंदर आपने पूरे मुल्क के अंदर करप्शन का नैरेटिव चलाया, उस सूबे के अंदर आप एहतसाब क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर खान साहब उसकी क्यों? फिलहाल तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर रहते हैं ना, जो ये कह रहे हैं इसके ऊपर रहे ना, वो कह रहे हैं कि जनाब ये एहतसाब कमीशन ने ये काम नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। आप वफाकी हुकूमत के पास क्यों नहीं जा रहे, वफाकी इदारों के पास क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, बिल्कुल मत। इसका मतलब ये कि आपका एहतसाब कमीशन एक ड्रामा था और अपने मुखालिफिन को डराने और चलेंगे तो बहस ही नहीं है ना। लेकिन इसके ऊपर मैं कहूंगा कि नहीं वो चल रहा है, आप कहेंगे नहीं चल रहा, ये कहेंगे सही, उसको छोड़ दे। आप वफाकी हुकूमत के पास क्यों नहीं जा रहे, मुझे सिर्फ उसका जवाब दें। फवाद आप ये कहे कि हमारा एहतसाब कमीशन गलत था, ड्रामा था, आप ये कहे, फिर मैं नेट पे चला जाऊंगा। साहब उसको मान लिया ना। अच्छा, मतलब आपने मान लिया कि एहतसाब कमीशन फ्रॉड था। फजूल बहस है ना।
नहीं, फजूल बहस है ना। मैं कहूँगा सही है, आप कहेंगे सही है, उसको छोड़ दे। आप मुझे बताएं, आपके पास सबूत है, आप उसको रख के क्या कर रहे हैं? वो अंडे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं जा रहे वफाकी हुकूमत के पास? आपके इस इत्तेसाब इसलिए आप नहीं जा रहे कि आपके पास कुछ है ही नहीं है, और आपने सिर्फ इसको मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए, अपने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर अपना हमने स्पेस मिल जाए क्या कि जनाब इनको पता चल जाए, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, करानी थी, आपने उसको एक्सपोज करना था, वो आपने कर लिया। मेरे जाहिल वकील साहब, मेरी बात सुने आप। मतलब है कि 2 साल जो खान साहब ने ड्रामे किए इंडिया में, लंदन में, पाकिस्तान पे, मेरा एहतसाब कमीशन, भाई तुम्हारे पास जो है तुम दो जाके वफाकी हुकूमत को, वो झूठ अपने पास रख के क्यों बैठे हुए हो? वो झूठ था, वो ये बताए वो ड्रामा था। वो जो वो खान साहब ने झूठ बोले, ड्रामे किए, पॉलिटिकल स्कोरिंग की है। प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन अगर नहीं काम कर रहा, जो आप जैसे मिनिस्टर्स को अगर उन्होंने पकड़ लिया है, तो प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन बहुत एहतसाब कमीशन गलत है। मसला ये है कि अगर सिटिंग मिनिस्टर को अगर पकड़ा है एहतसाब कमीशन ने और अंदर किया, तो जाहिर होता है कितना ताकतवर एहतसाब कमीशन है। या तो तहसीलदार को कोई नहीं पकड़ सकता। अब आपने उसको छोड़ दे, अब आपके पास है कुछ नहीं है, और आप बात कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए। आप ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास है पड़ा हुआ, आप बोलिए, आपको आज ये मिल जाते, आपके पास होता, आप जाके जाए, आप कर लेते उसका जाके। फवाद भाई मैं जरा इंटरवीन करता हूँ। अफरीदी साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैं फवाद आप जैसा वो नहीं हूँ कि भाई हर एक जूली में कभी परवेज मुशर्रफ की मैं उसमें बैठ जाऊँ, कभी जरदारी की उसमें बैठ जाऊँ। मेरी एक ही पार्टी थी भाई, आप इससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, उसके बाद झूठ बोल रहे हो। अपना यहाँ पे मुझे जानते नहीं है, आप मुझे पकड़े गए और आप यहाँ से जेल जाएंगे। आप मुझे जानते नहीं है, क्या बातें कर रही है, आप ये बात कर रहे हैं, ना आपको पता है ना कुछ है, ना आपके पास एविडेंस है ना। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप उसके ऊपर उनके पास कोई बात नहीं रही वाली, आप क्या जा रहे हैं? शर्म करो यार जी। आफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खोकर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं थोड़ी देर में कह दूं। चलिए आपने तो फवाद भाई इस सारे मामले में आपका, क्योंकि खान साहब ने परसों एक बड़ी तकरीर की, यौम तशक्कुर का आपका इधर इस्लामाबाद में जलसा था, और उस तकरीर के अंदर कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अगर कभी इस तरह का कोई इल्जाम लगता तो मैं फौरन इस्तीफा दे देता। तो खान साहब ने एक बड़ा हाई मॉरल जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया है। तो अगर इस तरह की चीजें सामने आई तो आप लोगों ने बजाय इसके कि आप बात मेरी सुन लेना, बात सुन ले। अब मैं तारिक अफरीदी तो नहीं हूं कि आप मेरे साथ उसी तरह गुफ्तगू करें कि आपके ऊपर अगर एक इल्जाम आया तो बजाय इसके कि आप खुले दिल से कहें कि हमारे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, वो इल्जाम गलत है और हम उस इल्जाम की तहकीक करेंगे, बजाय इसके कि आप ये करते, परवेज खटक अपने आप को अकाउंटेबल समझते, जहांगीर तरीन अपने आप को अकाउंटेबल समझते, आपने उनके ऊपर पर्सनैलिटी अटैक्स करने शुरू कर दिए। ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। तो इतना बड़ा जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, आप ये कह देते इस प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान ने सुबह तलब कर दिया, आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट आ जाएगा, वो आप इल्जाम लगा देगा तो अगला रिजाइन कर देगा। हाँ ठीक है, आपने ये बात साबित कर दी कि सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए, आपकी बात मान ली, लेकिन आप कम से कम ये भी तो कह सकते थे कि इमरान खान ने परवेज खट्टक को सुबह तलब कर लिया, जहांगीर तरीन को बुला लिया और उनसे कहा कि अपना मौकफ पेश करें। एक भी ऐसा इल्जाम नहीं है जो नया हो। 4 साल से यही बातें कर रहे हैं, किसी के पास एक कागज नहीं है साबित करने का। अभी उसने जियाउद्दीन ने बात की, उसने कहा जहांगीर तरीन को परवेज मुशर्रफ के दौर से मिली हुई है, ये जब इरिगेशन मिनिस्टर थे उस वक्त से मिली हुई है, और मेरे पास है कोई नहीं, और ऊपर से वफाकी हुकूमत क्या सोई हुई है। देखिए बात ये कमाल कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। औरतों की इज्जत की बात हुई, आपने रिजेक्ट की, और बजाय इसके कोई आपको समझ अभी नहीं आएगी। सुन ले, ठीक है, कोई बात नहीं, 40 दिन गुजर जाने दें, फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद उन्होंने सुनामी के अंदर करप्शन जो दरख्तों की है उसका जिक्र किया, आपने बिल्कुल उस पर कोई तबसरा नहीं किया। हुदैबिया का केस एहतसाब कमीशन के ऊपर बात हुई, आपने रिजेक्ट कर दी। आपके अपने जनरल साहब ने आपके एहतसाब कमीशन के ऊपर गुफ्तगू फरमाई, आपने आज कोई जवाब नहीं दिया। यानी आप सिर्फ इल्जाम लगाएं, और अगर कोई और बात करे तो आप ऊंचा बोलें, आप इंटिमिडेट करें, और आप खवातीन को गाली लगाएं। हमारा आज का प्रोग्राम कोर्ट ने आपको डिक्लेयर किया कि आप चोर हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा। यार ये आप क्या गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब, आपकी गुफ्तगू चोर हैं, बेगैरत हैं, बेशर, ये क्या है इस तरह की गुफ्तगू? मैं क्या आपकी बात का जवाब दूं? हमारे प्रोग्राम का वक्त, हमारे खवातीन और हजरात, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अब आप चाहें तो हमारे आने वाले प्रोग्राम का इंतजार करें,
और चाहे तो ना करें इस गुफ्तगू के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।